Hello everybody, welcome back. This is Aman, and in this video I will talk about IDFC First Bank. We will look the background of the bank, quarterly updates, ratios and valuation, and in the last I will share my opinion or my view about the bank. Let's first talk about the background and history of IDFC First Bank. So IDFC First Bank was created by the merger of IDFC Bank and Capital First on December 18, 2018. IDFC Bank started its operation as a bank after demerger from IDFC Limited, and the loan assets and borrowing of IDFC Limited were transferred to IDFC Bank at the inception of IDFC Bank. And on the other hand, Capital First was a successful consumer and MSME financing identity since 2012 with the strong track record of growth, profit and asset quality. और जब इनका मर्जर हुआ उसके बाद इन्होंने अपने नाम को रीनेम करके IDFC फर्स्ट बैंक कर दिया था. And if you want to know the history of IDFC in detail, you can look over this slide. If you want to know more about the Capital First, you can see this slide. और जो अब कंपनी के जो अब MD and CEO है मिस्टर वी वैद्यनाथन, उन्होंने कैपिटल फर्स्ट में काफ़ी अच्छा काम किया था. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी द फिगर्स. 2010 में जो इनकी लोन बुक का पोर्शन था रिटेल में वो अराउंड 10% था, और यही 10% की फिगर तकरीबन 8 साल में 90% तक चली गई थी. और इनका जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो 56% के CAGR से ग्रो हो रहा था उस टाइम पर 2013 टू 2019 और 18 तक. और कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है, जो कि बताता है कि हर एक रुपए की इनकम पे कंपनी कितनी कॉस्ट है कंपनी की. फॉर एग्जांपल इन 2010 द कॉस्ट टू इनकम रेशियो वाज अराउंड 72%, which means that if company earn the 100 rupees, it will have to incur the cost of 72 rupees. So this figure reached at 48% in the half of FY19. एंड इसमें हम फिर ROE को देख सकते हैं और स्टॉक प्राइस को देख सकते हैं कैपिटल फर्स्ट के. सो अनडाउटेडली इट वाज ग्रेट. अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली अपडेट्स के बारे में. फर्स्ट, इंटरेस्ट इनकम. कंपनी की जो इंटरेस्ट इनकम थी Q3 FY23 में वो थी 5,912 करोड़, एंड इसकी जो ग्रोथ है वो 33% की रही है इस क्वार्टर में ईयर ओवर ईयर. एंड अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये फिगर तकरीबन 8% से ग्रो करी है. और कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, वो कंपनी के एक्सपेंसेस 42% से बढ़े हैं ईयर ओवर ईयर. एंड पिछले क्वार्टर में ये थे 2,468 और इस क्वार्टर में ये फिगर हो चुकी है 2,627. इससे कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आती है वो है इस क्वार्टर की 3,285, और इसमें जो ग्रोथ देखने को मिली है वो है 27% ईयर ओवर ईयर. कंपनी की फ़ी एंड अदर इनकम भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करी है इस क्वार्टर में. एंड अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें यहाँ पे, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 64% से बढ़ा है ईयर ओवर ईयर. एंड ये फिगर है इस क्वार्टर में 1,261. एंड कंपनी की जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कंपनी ने इसकी ग्रोथ तकरीबन 115% की रही है ईयर ओवर ईयर. एंड ये फिगर स्टूड करती है 605 करोड़. फिगर पिछले साल इस क्वार्टर में अराउंड 281 करोड़ की थी, और पिछले क्वार्टर में ये फिगर कंपनी की 556 करोड़ थी. ये था इनकम स्टेटमेंट कंपनी का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोन बुक ऑफ द कंपनी. As on 31st December 2022, कंपनी के जो ओवरऑल एसेट्स हैं वो कंपनी की 1,52,152 करोड़ की रही हैं. और कंपनी का जो कंपोजिशन है फंडेड एसेट्स का वो आप यहाँ देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2% क्रेडिट कार्ड में है, और कंपनी का जो क्रेडिट कार्ड और गोल्ड लोन फैसिलिटी है ये इनके न्यू बिजनेसेस हैं.
और रूरल फाइनेंस में है कंपनी का बिग पोर्शन, और कंज्यूमर लोन्स में है, और ऐसे आप देख सकते हैं होम लोन और लैब में, कॉर्पोरेट लोन्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में 4% है। सो कंपनी का जो पहले विजन था पिछले कुछ सालों से जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, सो इन द स्टार्टिंग द कंपनी की जो लोन बुक थी वो कॉर्पोरेट साइड में मींस होलसेल साइड में थी। फॉर एग्जांपल कंपनी की जो होल लोन बुक थी वो 70% से ज़्यादा जो थी वो होलसेल लोन्स में थी। होलसेल लोन वो होते हैं जो बिग कॉर्पोरेट्स को दिए जाते हैं, और जो रिटेल बुक होती है वो रिटेल कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, गोल्ड लोन, सो ये सारे रिटेल लोन में आ जाते हैं। सो कंपनी की उस टाइम पे रिटेल लोन था ओवरऑल लोन बुक का वो लेस देन 20% था, बट इस क्वार्टर में जो कंपनी का रिटेल बुक है वो मोर देन 70% है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि कंपनी का जो विजन था वो कंपनी उस पर उसको पूरा कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी के रेशियोज़ के बारे में। फर्स्ट बात करते हैं ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए के बारे में। कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर में रहा है वो अराउंड 2.96% रहा है, और कंपनी का नेट एनपीए 1% के करीब रहा है। और ये जो फिगर्स हैं ओवरऑल एसेट्स की फिगर हैं, और इसमें अगर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग का पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बैड लोन्स हैं, अगर हम उनको हटा दें तो कंपनी का जो नेट एनपीए आता है वो अराउंड 2.6% है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा है। फॉर एग्जांपल HDFC का जो नेट एनपीए की फिगर है वो अराउंड 0.3 to 0.35% तक रहती है, और इस हिसाब से कंपनी की ये फिगर्स काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज रेशियो हमें बताता है कि कंपनी कितने प्रोविजंस बना रही है एज परसेंटेज टू ग्रॉस एनपीए। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को ग्रॉस एनपीए 100% होते हैं और कंपनी लेकिन उसमें से 70% जो ग्रॉस एनपीए का फिगर है उसको एज अ प्रोविजन रखती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। कंपनी का जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो पिछले क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिकॉज इसका रीजंस हो सकते हैं कि कंपनी अभी अनकंफर्टेबल है रिटेल लोन्स पे, बिकॉज कंपनी का रिटेल बुक काफ़ी बढ़ गया है। इस वजह से अभी ये फिगर 77.21% पर है एज पर December 2022। इफ़ यू वांट टू सी द ब्रेकअप ऑफ द gross NPA and net NPA and provision coverage ratio, you can see this slide. Now let's talk about the return on average equity. कंपनी का जो इस क्वार्टर का रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी था वो अराउंड 10.72% है। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का ROE 5.44% था, अब बढ़ के 10% हो गया है। एंड एज पर द मैनेजमेंट कंपनी का जो ROE है आने वाले 2-3 साल में ये फिगर 13 to 14% तक जा सकती है। नेक्स्ट कासा रेशियो। कंपनी का जो काशा रेशियो था इस क्वार्टर में वो 50% था। काशा रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी के जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उसमें कितने डिपॉजिट्स करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स में है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के टोटल डिपॉजिट्स 100 रुपीज़ के हैं और उनमें से सेविंग अकाउंट के 25 हैं एंड करंट अकाउंट के डिपॉजिट 25 हैं, तो ये मिला के 50 हो गए। तो टोटल डिपॉजिट्स का कितने % करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट से आता है, ये हमें कासा रेशियो बताता है। ये रेशियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक्स में, बिकॉज जितना ये कासा जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स के डिपॉजिट होते हैं ये सबसे लो कॉस्ट पे कंपनी को प्रोवाइड होते हैं, और ये अगर रेशियो कंपनी का कम होता है तो कंपनी को बाहर से इक्विटी को उठाना पड़ता है जो कि कंपनी की कॉस्ट बढ़ाता है, और कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देना पड़ता है। सो दैट्स वाई दिस इज टू एनालाइज दी कासा रेशियो। कासा रेशियो जो अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो वो अराउंड 161 BPS से कम हुआ है, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन कंपनी के जो ओवरऑल डिपॉजिट्स हैं वो अच्छे से बढ़े हैं, काफ़ी अच्छे से बढ़े ही हैं। कंपनी के कासा रेशियो की गिरावट का रीज़न उनके टोटल डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं टर्म्स डिपॉजिट्स जो हैं कंपनी के वो 50% से बढ़े हैं, और जो कंपनी के कासा डिपॉजिट्स हैं वो 39% से बढ़े हैं ईयर ओवर ईयर। दैट्स व्हाई द कासा रेशियो डिक्रीज्ड इन दिस क्वार्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द बैंक। राइट नाउ द PE ऑफ द बैंक इज एट अराउंड 18%, which looks fairly valued. And according to the V. Vaidyanathan, there are 2 types of bank in the private banking sector. First group is top 4 banks, which is HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra and Axis. These are the top 4 banks
एंड इनकी जो फिगर्स एंड इनके वैल्यूएशंस हैं वो दूसरे बैंक से काफ़ी हाई रहते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. सो दे हैव द प्रीमियम वैल्यूएशन. And second group in the private banking sector is like Bandhan Bank, IndusInd Bank. So IDFC बैंक जो प्लेस होता है वो फर्स्ट ग्रुप मतलब टॉप ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप इनके बीच में स्टैंड करता है. सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैसे ही वैल्यू करते हैं, सो मेरे हिसाब से इसका राइट पी अराउंड 15-16% होना चाहिए. और अगर हम इसको 15 के पी पे वैल्यू करते हैं और इसका फॉरवर्ड पी हम 4 निकालते हैं, अभी इसका क्वार्टरली EPS अराउंड 1% के करीब है. सो 4 रुपीज़ हो जाएगा इसका EPS. उसके अकॉर्डिंग इसका शेयर प्राइस अराउंड 60 रुपीज़ होना चाहिए. और अभी बैंक जो है 58-59 पे ट्रेड कर रहा है. सो दैट्स वाई आई थिंक इट इज़ फेयरली वैल्यूड राइट नाउ. एंड डेली अपडेट्स के रिजल्ट हैं उसके जो इम्पैक्ट है बैंक पे थोड़े नेगेटिव ही दिख रहे हैं. What is my view on the bank? I think the bank is doing really great, and the figures are improving continuously. Management is also very optimistic on their abilities. The ratios of the bank are also improving tremendously.